तो कैसे हैं आप सब। मैं राजकुमार, आप सभी का हमारे मिशन जीत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लेके आए हैं आपके इस वीडियो में विसर्ग संधि को पहचानने के बहुत ही प्रमुख नियम, जो कि हम एक ट्रिक के साथ में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि क्या है, पहले तो हम जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो विसर्ग संधि है वो स्वर या व्यंजन के साथ बाद, मतलब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन हो जाता है, उसमें जो बदलाव हो जाता है, उससे ही हमारा विसर्ग संधि बनता है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि देखिएगा, जैसे स्वर है, ठीक है, स्वर के बाद में तुरंत आपका अगर व्यंजन आ रहा है, ठीक है, वो भी कैसे, ये दोनों स्वर या व्यंजन आएंगे किसके बाद, विसर्ग के बाद आएंगे। किसके बाद में आएंगे, विसर्ग के बाद में आएंगे। विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, वो हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। तो इसकी पहचान क्या है, देखिएगा, अर्ध व्यंजन वर्ण का परिवर्तन विसर्ग में। अर्ध व्यंजन वर्ण, वो व्यंजन वर्ण वो हैं, अर्ध व्यंजन वर्ण वो हैं जिनको हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, इसमें शा शा शा, ठीक है, ये तीनों शा आपकी, और एक आपका हा वर्ण, ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन से अर्ध व्यंजन, मतलब जैसे आपका सा है तो सा का आधा क्या होगा, ये हाफ सा होगा ना, ठीक है। उसी प्रकार से इस टाइप से अगर किसी भी, ये सा, ये षटकोर वाली आधी सा, और ये चपेरा की आधी सा, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसमें किसी शब्द में दी है तो उसमें इसकी जगह पर विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शा, षटकोर की सा, और ये शा, इसमें तीनों सा अगर किसी भी शब्द में दिखाई दे रही हैं तो वो आपकी चेंज हो जाएंगी विसर्ग संधि में, ठीक है। देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। जैसे निश्चय लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, निह प्लस चय कर लेंगे। क्या कर लेंगे, निह प्लस चय। अब आप बोलोगे यहाँ पे सा को क्यों नहीं लिखा, तो नियम के अनुसार हम क्या देख पा रहे हैं, मतलब इस वाले सा का, चाहे ये सा हो चाहे ये सा हो, दो तीनों में आपको विसर्ग चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे निष्ठुर लिखा हुआ है तो इसका क्या बनेगा, निह प्लस ठुर हो जाएगा, निह धन ठुर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सा है, सा, ये सा है, इसमें भी सा है, इन सभी की जगह पे आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे निह प्लस तेज, तो ये हो गया निस्तेज। क्या हो गया, निस्तेज। अब देखो ये वाला जो सा है, ये सा है, ये सा है, ये सा है, ये सा है, और इन सभी सा का परिवर्तन विसर्ग में होता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है निह प्लस चिंत हो जाएगा, निह प्लस चिंत। अब लास्ट में जो वर्ण आपका जो शब्द लिखा होगा, जैसे यहाँ पे चय लिखा है, यहाँ पे ठुर लिखा है, यहाँ पे तेज है, यहाँ पे चिंत है, और यहाँ पे टंकार लिखा है लास्ट में। देखिएगा जो मैंने आपको बताया, ऊष्म व्यंजन के बाद में जो आपका शब्द लिखा रहेगा वो सदैव आपका वो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ में लिखे हुए ऊष्म अर्ध व्यंजन की जगह पे आपका विसर्ग परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है धनुष टंकार, तो इसका बनेगा धनु, धनु प्लस टंकार, क्योंकि इधर आपका जो सा था ये किस में चेंज हो गया, ये आपका विसर्ग में चेंज हो गया। ये वाला सा ये भी विसर्ग में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ट्रिक नंबर फर्स्ट हमने आपको समझा दी, उसके बाद हम ट्रिक सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड ट्रिक में देखिएगा क्या कह रहा है कि ओ की मात्रा, ओ की मात्रा अगर किसी वर्ण में है तो वो आपका किस में चेंज होगी, विसर्ग में, ठीक है। अब ये मत कहना कि ओ की मात्रा को, ओ की मात्रा तो आपका गुण संधि के अंतर्गत आती है। ओ की मात्रा में जो शब्द, ओ की मात्रा जिस शब्द में लगी हो वो गुण संधि होता है, लेकिन ठीक है, ये बात आपकी सही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मनोविज्ञान लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं मनोविज्ञान, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है शब्द में। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा महोदय, हमने क्या लिख दिया, महोदय। एक तरफ मैंने लिखा मनोविज्ञान, एक तरफ क्या लिखा मैंने, मनोविज्ञान। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि महोदय जो ये गुण संधि है,
इसको मैंने क्या बताया था कि जो ओ मिलेगा गुण संधि के अंतर्गत, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो ओ की मात्रा है गुण संधि के अकॉर्डिंग, उसमें आपका बनता है आ और ऊ से। किससे मिलकर बनता है? आ और ऊ से, तब आपका बनेगा ओ, इसलिए यह है गुण संधि। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हम कहें कि मनोविज्ञान को भी गुण संधि के तरीके से चेंज करें तो क्या बनेगा? तो आप देखिएगा, अगर आपको क्या फिर लेना पड़ेगा, आपको आ लेना पड़ेगा और आपको छोटा ऊ लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आप बना सकते हैं ना ओ की मात्रा। तो ये गुण संधि आपका ये भी हो सकता है। लेकिन देखिएगा, हम आपको सिर्फ भिन्नता बता रहे हैं, इसमें जो विषमता है वह चीज बता रहे हैं, बाकी हमें पढ़ना ही क्या है? विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो मनोविज्ञान, अब देखो आप यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे मन, क्यों मन लेंगे तभी तो आपको इधर से मन आ, ना से आपका आ मिलेगा। अगर आप मना लिखते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, आप मना लिख रहे हैं तो आपका ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिखा जैसे मन, ठीक है, तो इधर आपका क्या बच रहा है? इधर आप जब ऊ लोगे तो बनेगा ऊ विज्ञान, ऊ विज्ञान। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि आपके विच्छेद दोनों पदों के अर्थ समान, मतलब दोनों पदों में सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है तो वह विच्छेद भी आपका गलत है और वो संधि का बताया गया उदाहरण भी आपका गलत माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आपका बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अधोगति, जैसे मनोविज्ञान लिखा है तो ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग का परिवर्तन, वर्ण के ऊपर रा की मात्रा में, जैसे किसी वर्ण में, किसी शब्द में रा ऊपर लगी है, रा ऊपर लगी है, जैसे निर्भय लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निर्भय। तो ये वाली जो रा है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? विसर्ग में हो जाएगा, और इसके बाद में लिखा हुआ शब्द सेम वैसा ही लिखा जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है निह प्लस भय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निह प्लस भय। यहाँ पे लिखा है निर्णय, तो इसका क्या बन जाएगा? निह प्लस नय बन जाएगा, क्योंकि लय का मतलब नहीं होता है, लय का मतलब कोई नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नय नय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फिर ई की, बड़ी ई की मात्रा अगर आपकी है तो वो भी आपका परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में होगा। और ऊ की मात्रा किसी शब्द में लगी हुई है तो उसका भी परिवर्तन आपका विसर्ग में हो जाएगा। अब इसमें समझना है आपको, ठीक है, तब तक हम ये देख लेते हैं। जिसे मनोविज्ञान लिखा है, मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा? मनः प्लस विज्ञान, क्या हो जाएगा? मनः प्लस विज्ञान हो जाएगा। अधोगति का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? अधोगति का क्या हो जाएगा? अधा प्लस गति हो जाएगा, अधा प्लस गति हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? रजोगुण, तो इसका हो जाएगा रजह प्लस गुण, रजह प्लस गुण। यशोदा है तो यशः, यशः। अब देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा को हम परिवर्तन किसमें करेंगे? विसर्ग के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो यशः प्लस दा हो जाएगा। निर्णय अभी मैंने बताया, निह प्लस नय हो जाएगा, निह प्लस नय हो जाएगा। बहिर्मुख का बहि और रा की जगह पे विसर्ग हो जाएगा और मुख बचा इधर, यहाँ पे रा आपका विसर्ग में परिवर्तन हो गया, जो रा है वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो उधर आपका जो शब्द बचेगा वो आपका मुख बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख, क्या लिखेंगे? मुख। यहाँ पे दुरुपयोग लिखा है। अब ये देखो छोटी यू की मात्रा दुरुपयोग, अब देखो दुरुपयोग जैसे लिखा हुआ है तो दुरुपयोग को लिखने के लिए आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं दुरुपयोग, तो यह वाली जो रा है, देखो ये रा है, इसके बाद में आपका ऊ लगा है, इसकी जगह पे आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर आपका बचेगा, तो थोड़ा लॉजिक को भूल जाइए, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट का जैसा शब्द है वैसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दुरुपयोग लिखा है, क्या लिखा है? दुरुपयोग, तो आपसे हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऐसे विसर्ग है, मैं आपको, आपने लिखा दुर, और इसकी मात्रा की जगह पे आपने क्या लगा, आपको क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। छोटी यू की मात्रा के साथ में विसर्ग लगाना है। तो विसर्ग में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रयोग लिखा है, तो इसको प्रयोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ऊ की मात्रा को उधर ले जाएंगे, विसर्ग के बाद में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख दें उपयोग, तो इसका क्या बन जाएगा? विच्छेद दुर, दुरह प्लस उपयोग बनेगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दुरह, सॉरी दुरह प्लस उपयोग, दुरह प्लस उपयोग। उसके बाद में यहाँ पे निरुत्साह बना हुआ है, निरुत्साह लिखा है, तो निर प्लस उत्साह हो जाएगा।
ठीक है। निरोग में क्या होगा आपका निह प्लस रोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निह प्लस रोग होगा, निरोग, निह प्लस रोग हो जाएगा। उसके बाद नीरस लिखा है तो इसका हो जाएगा निह प्लस रस होगा। क्या होगा, निह प्लस रस हो जाएगा। पुनर्जन्म, इसका बनेगा पुनः प्लस जन्म, पुनः धन जन्म बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद निरंतर लिखा हुआ है, आप क्या देख पा रहे हैं, निरंतर। तो निरंतर के आप क्या लिखेंगे, निरह, निह प्लस अंतर। निरह तो होता नहीं है ना, निरह नहीं होगा क्योंकि राग को हम चेंज किस में कर रहे हैं, वो आप विसर्ग में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, निरंतर का हो जाएगा निह प्लस अंतर हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट ट्रिक के माध्यम से सा की जगह पे विसर्ग कैसे होगा ये आपने सीखा। उसके बाद आपने ट्रिक सेकंड के माध्यम से आप ओ की मात्रा किसी वर्ण में है तो वहां पे विसर्ग को कैसे चेंज करना है, अगर वर्ण के ऊपर रा लगी हुई है तो उसको कैसे चेंज करना है। विसर्ग में ई की मात्रा किसी अक्षर में लगी हुई है किसी बड़े लेटर में, अब यहाँ पे आप देख रहे हो बड़ी ई की मात्रा, तो आप बता रहे हैं कि गुण संधि में आती है, गुण संधि में आती है, बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपको नीरस, जैसे निरोग लिखा है, नीरव लिखा है, जैसे यहाँ पे आपका नीरस लिखा है या नीरव लिख दें, नीरव लिख दें, तो आपसे अगर आप पूछें कि बताइए इसमें संधि क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें बड़ी मात्रा आ गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि तुरंत उसको लगा देंगे ये दीर्घ संधि है। लेकिन नहीं, दीर्घ संधि नहीं, पहले आप दीर्घ संधि अगर है तो उसको विच्छेद करके देखिए, ऑप्शन को, क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखें। ठीक है, उसको आपस में, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अच्छा समझ के पढ़ें, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तब जाकर के आप ऑप्शन को पकड़ पाएंगे। ऑप्शन को आप देखिए, क्वेश्चन जैसे लिखा कि नीरो में पूछ रहा है, क्वेश्चन है नीरो में संधि है, नीचे दीर्घ लिखा है, अयाद लिखा हुआ है, व्यंजन लिखा है, विसर्ग लिखा है, तो आपने देखते हुए मार दिया कि इसमें बड़ी मात्रा आ गई है, बड़ी की मात्रा है, सर ने बताया था कि बड़ी की मात्रा कहीं किसी अक्षर में दिखाई दे तो आप दीर्घ संधि लगा दीजिएगा, है नहीं, क्यों। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अगर विसर्ग भी दिया है तो थोड़ा आप सोचिए, चलिए ठीक है, अगर दीर्घ संधि है तो इसका विच्छेद कर लेते हैं, और दीर्घ संधि के अंतर्गत बड़ी मात्रा में आपने बड़ी ई छोटी ई मिलकर और छोटी बड़ी ई मिलकर, बड़ी ई मिलकर, इन सभी से मिलकर ही तो बड़ी ई बनती है छोटी दीर्घ संधि के अंतर्गत। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप दोनों पद अलग करेंगे, जैसे यहाँ पे नीरज लिखा है या नीरस लिखा है या नीरोग लिखा है, तो इन सभी में आप देख पा रहे हैं, इन सभी में आप देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं कि नीरज और नीरस और निरोग, इन सभी में आपको अगर दीर्घ लग रही है तो इसके हिसाब से आपको दोनों पदों को विच्छेद करने पर आपको दोनों तरफ से ई मिलनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा निर लिख लिया, ठीक है, या आपने लिखा नी प्लस रियो, ठीक है, अगर आप ऐसा अगर आपको मिलेगा तो आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे नी का मतलब चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन रिव का मतलब कोई नहीं, अर्थात ये पूर्ण रूप से कोई भी नहीं बनेगा, नी प्लस रिज बन जाएगा, इधर रिस बन जाएगा, रिव, मतलब किसी भी प्रकार से आपका ये विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो यह इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर इस तरह से शब्द दिखाई दे, नीरव, नीरज, नीरस और निरोग, तो उसमें आपको विसर्ग संधि ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा लिखा हुआ है नोट के अंतर्गत, नोट में आप देखेंगे कि लिखा है ध्यान रखें यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में का और पा वर्ण हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा, ध्यान रखें आप लोग भी, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए कि विसर्ग से पहले यदि आ रहा है या विसर्ग के बाद में पा या फिर का वर्ण हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा, तो उसको हम सेम वैसा ही लिखते हैं जैसा वो कि लिखा होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि लिखा है प्रातः प्लस काल, अगर यह प्रकार का विसर्ग के साथ में आप देख पा रहे हैं विसर्ग के बाद कह रहा है, तो प्लस के बाद में लेटर कौन सा है, का है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स के हिसाब से। फिर यहाँ पे ता है, ता के बाद में विसर्ग क्या है, का है, मिल रहा है। उसके बाद देख पा रहे हैं अंतःपुर लिखा हुआ है, अंतः धन पुर, तो इसमें भी आपका पा है, तो यहाँ पे भी मिल रहा है। इसमें अधः प्लस पतन है, तो इसमें भी पा मिल रहा है। अर्थात इसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको जैसा लिखा है वैसा ही हम लिख देते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे उदाहरण है विसर्ग संधि में जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे ये तो ऐसा आ गया, इसमें तो ऑलरेडी पहले से विसर्ग लगा हुआ है, तो इसका विच्छेद क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रातः काल लिखा है तो लिखेंगे प्रातः काल, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, प्रातः काल। यहाँ पे लिखा है अंतःकरण, तो इसको सेम वैसे ही लिख लेंगे, अंतःकरण। इसमें लिखा है अंतःपुर, तो इसको सेम वैसे ही लिख लेंगे, अंतःपुर। और ये अधोपतन है, अधःपतन है, तो इसको भी अधःपतन ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपकी ओ की मात्रा होती तो दूसरा इस प्रकार से नहीं लिखा होता। ठीक है, या इसको हम ऐसे नहीं लिखते क्योंकि ये इसमें अधःपतन लिखा है, तो इधर हम इसको सेम वैसे ही लिखेंगे। अगर कहीं पे आपको जब अधोपतन की बात करें, इस टाइप से कहे कि अधोपतन, अधोपतन ऐसे पूछे, तो आप इसका विच्छेद इस तरह से बताएंगे, अधः प्लस पतन। अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है, देखो अधःपतन ऐसे पूछ रहा है कि अधःपतन कहे कि इसका विच्छेद करो, तो आपको क्या करना है, इसमें ओ की मात्रा लगा के थोड़ी विच्छेद करना है। इसमें आपको मैंने क्या बताया कि विसर्ग के बाद में अगर पा है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उस शब्द को हम वैसा ही लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि दुर्वासा, दुर्वासना संधियों को मैंने बता दी, तो अगर आपसे हम कहें कि दुर्वासना में संधि क्या है, दुर्वासना में क्या है, तो आप बताते हैं कि दुर्वासना दुह प्लस वासना हो जाएगी, क्योंकि यह वाली जो रा है ऊपर, मतलब वर्ण के ऊपर रा की मात्रा अगर लगी हो तो वो भी विसर्ग में उसका परिवर्तन हो जाता है। अर्थात इसका बन जाएगा दुह प्लस वासना बन जाएगा, दुह प्लस वासना बन जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए ठीक, तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन कमेंट में पूछना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन के जो उदाहरण हैं आपको कमेंट बॉक्स में हमें देने हैं, उसके उत्तर आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताना है, उनके आंसर क्या रहेंगे। पर्यवेक्षण गुणाकेश, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण गुणाकेश, पर्यवेक्षण गुणाकेश, और उसके बाद है सच्छास्त्र, छशास्त्र, सच्छास्त्र, और फिर है आपका द्रगंचल, द्रग अंचल, द्रग अंचल, द्रगंचल, द्रगंचल। ठीक है, ये आपके चार उदाहरणों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर भेजना है। मिलते हैं आपके एक अच्छे वीडियो के साथ में। हम इनके विसर्ग संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।